जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंदिरा स्टडी क्लासेस पर। आज हम लोग कक्षा 9th का अध्याय 1 जो इतिहास चैप्टर के अंतर्गत पहला चैप्टर है फ्रांस की क्रांति, इसी से संबंधित 15 महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। हो सकता है इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें और 15 सवाल कराए जाएंगे, क्योंकि चैप्टर ये थोड़ा लंबा है। तो इस टेस्ट में आप शामिल हुइए और इसका पूरा व्याख्या सहित आपको बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1689, बी 1789, सी 1889, डी 1947। इसका सही जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1789। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए, 1789 में फ्रांस में आज़ादी के लिए यह क्रांति हुई थी। इस समय जो फ्रांस पर शासन चल रहा था वो लुई 16वें का शासन था। लुई 16वां था निरंकुश और अत्याचारी शासक था। इसी से निजात पाने के लिए 1789 में आज़ादी के लिए फ्रांस की क्रांति हुई। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि लिब्रे क्या था। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस की मुद्रा, बी फ्रांस का झंडा, सी फ्रांस के राजमहल का नाम, डी फ्रांस के शासक का प्रधानमंत्री। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस की मुद्रा। उस समय फ्रांस की मुद्रा के रूप में लिब्रे का प्रयोग किया जाता था। देखिए, फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहा जाता है। 1794 में इसे समाप्त कर दिया गया था, उससे पहले तक वहाँ की मुद्रा चलती थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। ऑप्शन नंबर ए मुसोलिनो, बी नेपोलियन, सी लुई 16वां, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कि फ्रांस की क्रांति के समय में लुई 16वां था वहाँ के शासक। देखिए आगे, कर फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, लुई 16वां 1774 में राजगद्दी पर बैठा था, और जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय तक वही लुई 16वां वहाँ का शासक था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, एस्टेट से क्या अभिप्राय था। ऑप्शन नंबर ए अलग अलग राज्य को एस्टेट कहा जाता था, बी धार्मिक केंद्रों को एस्टेट कहा जाता था, सी सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर, डी फ्रांस का सामाजिक वर्ग का विभाजन। इसका सही जवाब होगा एस्टेट क्या था आपका, तो फ्रांस का जो सामाजिक वर्ग था उसका विभाजन को एस्टेट कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, फ्रांस का जो समाज था 3 प्रकार के स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट में क्या था, पादरी आते थे जो चर्च में धार्मिक संबंधी कार्य करते थे। दूसरे स्थान पर था, यानी कि दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग जो आते थे। तीसरे स्टेट में बड़े व्यवसायी थे, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, व्यापारी, अदालती कर्मचारी इत्यादि, ये सभी तीसरे स्टेट में आते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, तरह की 5वां में कि द्वितीय स्टेट में कौन लोग शामिल थे, अभी बताए थे आपको। तो ऑप्शन नंबर ए में है पादरी, बी है कुलीन वर्ग, सी है व्यापारी वर्ग, डी है किसान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुलीन वर्ग। देखिए, पादरी प्रथम स्टेट में आता था, कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट में, व्यापारी तृतीय स्टेट में और किसान तृतीय स्टेट में। ये चारों ऑप्शन आपके थे, ये इस तरह के स्टेट में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 6, कर तृतीय स्टेट में इनमें से कौन सा वर्ग शामिल नहीं था। हालांकि कौन सा वर्ग शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए अदालती कर्मचारी, बी बड़े व्यवसायी, सी किसान, डी कुलीन वर्ग। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुलीन वर्ग। क्योंकि आपको बताए थे कि अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी और किसान ये सभी किस में आते हैं, तृतीय स्टेट में। अब कुलीन वर्ग आपका दूसरे स्टेट में आता है, पादरी पहले स्टेट में आता है। तो इसका सही जवाब डी होगा।
अगला प्रश्न पर जाने से पहले आप इसको देख लीजिए कि अदालती कर्मचारी, बड़े व्यवसायी, किसान, ये सब क्या आते हैं तृतीय स्टेट में, जबकि कुलीन वर्ग जो कि अमीर और संपन्न परिवार के लोग होते हैं वो आते थे आपके द्वितीय स्टेट के अंतर्गत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि पादरी किस स्टेट के अंतर्गत शामिल था। ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो इसका सही जवाब होगा पादरी आपका प्रथम स्टेट में शामिल था। देखिए चर्च का जो कामकाज देखने वाले थे उसको क्या कहा जाता था, पादरी कहा जाता था। ठीक है, इस प्रकार पादरी प्रथम स्टेट के अंतर्गत शामिल था। क्वेश्चन नंबर 8 कर फ्रांसीसी समाज में कितने प्रतिशत जनसंख्या किसानों की थी। ऑप्शन नंबर ए 45%, बी 60%, सी 75%, डी 90%। इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 90%। क्या थे वहाँ किसान की जनसंख्या 90% थी। देखिए फ्रांसीसी समाज में लगभग यानी 90% लोग क्या थे, किसान थे, और 60% भूभाग पर क्या थे, कुलीन, पादरी और तृतीय स्टेट के अंतर्गत जो अमीर लोग के अधिकार था यही सब आते थे। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर आपका 9, इसमें छूट गया। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 कर इनमें से किसे राज्य को दिया जाने वाला कर देने से छूट था। मतलब किसको इनमें से जैसे कर नहीं देना था। ए पादरी, बी बड़े व्यवसायी, सी वकील, डी छोटे किसान। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पादरी। इसको मतलब कर देने के लिए छूट था। पादरी और जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनको कर देने के लिए छूट था। बाकी बड़े व्यवसायी, वकील, छोटे किसान जो तृतीय स्टेट में आते हैं सबको टैक्स देना पड़ता था। देखिए करा कि प्रथम स्टेट के अंतर्गत जो पादरी और दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग आते हैं इन लोगों को कर देने से छूट मिली हुई थी, जबकि जो तृतीय स्टेट के अंतर्गत जितने भी लोग शामिल थे सबको टैक्स देना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 10 कर इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर था, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो था वो मतलब किनको देना पड़ता, यानी किस टाइप का वो टैक्स था। ऑप्शन नंबर ए टाइप, बी टाइल, सी लिब्रे, डी एस्टेट। तो इसका सही जवाब होगा कि जो प्रत्यक्ष कर था उसको टाइल कहा जाता था। क्या कहा जाता उसको, टाइल। देखिए राज्य द्वारा सीधे तौर पर लिया जाने वाला कर को टाइल कहा जाता था, यानी कि जिसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं, सीधे तौर पर जो लिया जाता है। टाइद क्या था, तो एक प्रकार का धार्मिक कर था, यानी कि धार्मिक संबंधी कर जो लिया जाता था उसको टाइद कहा जाता था। और लिब्रे फ्रांस की मुद्रा का नाम था। लिब्रे क्या था आपके, फ्रांस की मुद्रा। और एस्टेट फ्रांस की सामाजिक वर्ग का क्या था, बंटवारा था। क्वेश्चन नंबर 11 कर इनमें से कौन चर्च द्वारा लिया जाने वाला धार्मिक कर था। ऑप्शन नंबर ए टाइद, बी टाइल, सी लिब्रे, डी एस्टेट। तभी आपको बताया था इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि यदि प्रत्यक्ष कर पूछता तब टाइल हो जाता, और धार्मिक कर क्या है तब टाइद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 1789 में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए 90 लाख, बी 1.5 करोड़, सी 2.3 करोड़, डी 2.8 करोड़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2.8 करोड़। देखिए वर्ष 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, वहीं 1789 आते आते तक वहाँ की जनसंख्या 2.8 करोड़ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए रूसो, बी मॉन्टेस्क्यू, सी लॉक, डी वॉल्टेयर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लॉक। देखिए जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में राज्य के दैवीय और निरंकुश अधिकारी जो थे उसके सिद्धांतों का खंडन किया था। क्वेश्चन नंबर 14 द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए रूसो, बी जॉन लॉक, सी मॉन्टेस्क्यू, डी लॉक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोंटेस्क्यू। कह रहा है कि मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात को कही गई थी। आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। ए स्टेट जनरल के आह्वान पर तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन कब किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 1789, बी 1791, सी 1792, डी 1804। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1789। देखिए, 1789 के आह्वान पर तृतीय स्टेट यानी कि नेशनल असेंबली का गठन 20 जून 1789 को किया गया। इसका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया था। ये दो नाम याद रखेंगे। इसी दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का विद्रोह हुआ। 14 जुलाई को बास्तिल पर क्रांतिकारियों ने हमला किया और कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस का क्या राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का टेस्ट समाप्त हुआ। अब मिलते हैं इसका पार्ट 2 में, जिसमें और आपको लगभग 15 प्रश्न और कराए जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।